वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगम। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर आज स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की अपनी एक पूरी सीरीज चल रही है, उसमें आज हमने फिर एक नया क्वेश्चन लिया है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, एक बार बता देते हैं जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल में आप लोगों के पेपर चल रहे हैं ना, पेपर चलता है ना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आईटी एंड इंटीग्रल इक्वेशन आईई जो पेपर चलता है आप लोगों के, बिल्कुल उसी में जो ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है, वहां से राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो 3 यूनिट बनती है और यहाँ से बनती है 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के 4 ट्रांसफॉर्म पढ़ाए जाते हैं और उनसे कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन 4 ट्रांसफॉर्म इंपोर्टेंट पढ़ाए जाते हैं। लाप्लास, फूरियर ट्रांसफॉर्म, मेर्लिन और हैंकल, 4 ट्रांसफॉर्म पढ़ाए जाते हैं। लाप्लास हम लोग पढ़ लिए हैं, फूरियर हमारा चल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से लाप्लास पढ़ लिए हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोगों को प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, फूरियर में देखो पढ़ने को बहुत कुछ है, प्रॉपर्टी वगैरह डेफिनेशन तो हम लोग सब पढ़ लिए हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होने को बहुत सारे हैं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं या फिर राज ऋषि भरती मत्स्य यूनिवर्सिटी के हैं या फिर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के हैं या फिर ब्रज यूनिवर्सिटी के हैं या फिर शेखावटी के हैं, जिसके भी हैं आप लोग, हो सकता है आप लोगों के अगर यहाँ पर किसी और ऑथर की बुक चलती है तो यहाँ पर सेकंड ऑथर कोई भी होगा उसकी बुक चलती है, मतलब अलग अलग पब्लिकेशन की बुक चलती है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं तो हो सकता है यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो। ये तो मैंने एक मिनिमम लिया है, मिनिमम क्या है, तो कुछ भी नहीं लिया है, 4 तो कुछ भी नहीं है। एक एक चैप्टर में आप लोगों के 30-30 40-40 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल जरूरी नहीं है आपसे हो ही जाए क्वेश्चन, भूल जाते हैं इतने क्वेश्चन करते करते। ठीक है, हर क्वेश्चन में नई चीज सीखने को मिलती है, याद नहीं लगती है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ प्रैक्टिस के बाद सारे क्वेश्चन करिए। जब आप लोग पढ़ रहे हैं एक साल है, सारे क्वेश्चन पढ़िए, सारे कंसेप्ट सीखिए, लेकिन एग्जाम टाइम में वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए जो कि आप लोगों के एग्जाम में आती है, यानी कि आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है वो अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग उन पे नोटिस कीजिए। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम के लिए, एग्जाम टाइम में चल रहा है ना, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आए हुए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चन है 1987, जब अपन आए भी नहीं थे धरती पे, 1991, 1996, 2002, 2018, इतनी बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की बताइए मैंने, तो और भी यूनिवर्सिटी हैं अजमेर, जोधपुर, लेकिन स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही इतनी बार पूछ लिया गया है, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी में बात करें तो जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले पूरे राजस्थान की अपने चलती थी आरयू, लेकिन बाद में अभी कुछ टाइम से 5-6 साल से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि अलवर भी तो राजस्थान में आता है ना, उसकी अलवर की एक अलग से यूनिवर्सिटी बना दी गई है RRBMU। ठीक है, जिससे कि यूनिवर्सिटी पे लोड कम आए। इतने सारे यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेज है स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सिटी पे लोड आता है, इतना वर्क नहीं हो पाता है, तो इसीलिए फिर और यूनिवर्सिटी में बांट दिया गया। ठीक है, सिंपल सा है। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -x²। देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, इससे दो पहले लेक्चर जो हुए थे उनमें, उसका लिंक मैं पहले बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा उसे। मैंने उसमें बताया था आपको e की पावर -a²x² का इंटीग्रेशन, तो मैंने इसके लिए पहले निकाला क्या था, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, e का पावर -x² का, और फिर लगाई थी शिफ्टिंग सॉरी स्केल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, यदि fx का तुम्हें पता है क्या है fp, तो तुम लोग f(ax) का निकाल सकते हो, क्या होता है, सिंपल सा 1/mod ऑफ a fp/a। तो fp पता है,
ए पता ही होगा, डिवाइड में भेज देना और पी में और ए का डिवाइड कर देना। सिंपल सा मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करके e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पर x की जगह यदि मैं ax से रिप्लेस कर दूं, यानी fx मान लो ये दिया हुआ है तुम्हें, fx यहाँ पर क्या दिया हुआ है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो f ax निकालने पर क्या हो जाएगा, x की जगह ax लिखना है जी बिल्कुल, तो x की जगह ax लिखो, माइनस तो है ax का होल स्क्वायर e की पावर माइनस a स्क्वायर और x का स्क्वायर। क्या यही टर्म नहीं आ गई क्या, तो क्या ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्या, तो बस मैंने इस प्रॉपर्टी को लगा के इसका निकाल के दिखा दिया था आप लोगों को। अब ध्यान से सुनना, इसका मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तुमने तो भैया फूरियर ट्रांसफॉर्म कह रहे हो, बार बार बता दिया था, यहाँ हमें फूरियर कोसाइन निकालना है। तो अब देखिए जो दो रिजल्ट है उन्हें याद रखिएगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग वहां से निकालना सीख लीजिएगा। मैं भी दूसरा मेथड ही बताऊंगी स्टूडेंट्स, एक बार ये फर्स्ट मेथड सुन लीजिए, यदि एग्जाम में टाइम कम है तो फिर जो भी बता रही हूँ ना ये वाला ही जो चल रहा है इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में टाइम है अपने पास तो आराम से दूसरा मेथड भी काम में ले लीजिएगा। e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को पता है, मैं मान के चल रही हूँ, नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से प्लीज देख लीजिए। मैं रिजल्ट दो बता रही हूँ आप लोगों को, वो ध्यान से देखिएगा। यदि fx इवन फंक्शन है, यदि fx इवन फंक्शन है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म बराबर होता है कोई भी फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के, और यदि fx ऑड फंक्शन है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म बराबर होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के। ये दो रिजल्ट याद रखिएगा। यहां पर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और हमें पता है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो f और fc बराबर होंगे, यानी कि जो यहां से वैल्यू तुम्हारी निकलेगी ना वही fc होगी, यानी कि सेम वैल्यू होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो एक बार, जो उस लेक्चर में मैंने बताया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिएगा और फिर लिखिएगा। इसके बाद we know that if function is even then Fourier transform of any function is equals to Fourier cosine transform of fx। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, है ना, पूरा ऐसे ही इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे तो तुम पहले निकाल चुके हो, प्रॉपर्टी लगाई तो ये fc के बराबर आ जाएगा। इतनी जल्दी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समझ आई। यदि हमें नहीं करना ये वाला मेथड तो अब दूसरा मेथड सुन लीजिए, ठीक है। ये क्लियर है, आराम से लिख लो, जो भी लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर बोल रही हूँ 6 बार बोल दे स्टूडेंट्स, प्लीज देख लीजिएगा, है ना। फिर मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ आप लोगों को, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने आज के इस मेथड पे। देखिए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा है, कुछ भी नहीं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करा। बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ फंक्शन e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ fx की जगह यही तो दिया है, तो फॉर्मूले में भी fx की जगह ये रख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर fx और √2/पाई 0 से अनंत fx cos px dx, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे साइन px हो जाता। क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करा है। अगर इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, तो यही हमारा आंसर होगा, यही तो हमें फाइंड करना है। तो मैंने बस इसको ही मान लिया आए, इस कंप्लीट टर्म को इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में इस कंप्लीट टर्म को मैंने मान लिया स्टूडेंट्स आई, ठीक है। इसको मैंने इसके बाद डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो i का तो हो जाएगा di/dt इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। अब देखो कईयों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, तो देखो कंफ्यूज मत होना, मेरी एक बात याद रखना, तुम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, p के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर p के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होता, जब तो आप ऐसा कर नहीं सकते जैसे कि मैंने यहाँ करा है, यानी कि p को अंदर भेज दिया, डिफरेंशिएट कर दिया अंदर वाली टर्म को, जो इंटीग्रेशन लग रहा है वो लगा रहने दिया, मतलब
एक बार देख लो पहले इसको। p के रेस्पेक्ट में सिंपल डिफरेंशिएशन करा है, ये x की टर्म है एज इट इज रखी रहेगी, इसमें p है तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन px, फिर px का करोगे p के रेस्पेक्ट में तो p का तो 1 हो गया, x एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई, dx आप लोगों के चल ही रहे। यदि यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या बता रही थी, x ही होता यानी कि यहाँ पर सेम ही होता, जैसे p है तो यहाँ p मान लो, या फिर ऐसा कह दो कि x है तो यहाँ भी x होता, मतलब दोनों सेम होते, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि डिफरेंशिएशन को अंदर भेज दिया, तब डिफरेंशिएशन बाहर लगा रहता, पहले इंटीग्रेशन होता उसके बाद डिफरेंशिएशन होता, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हो जब ये दोनों अलग अलग है। क्लियर? चलिए माइनस को बाहर भेज दिया और कुछ भी नहीं करा, 0 से अनंत, एक्स स्क्वायर को सिर्फ यहाँ t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, x का dx हो गया, t का dt हो गया, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2, x dx की जगह dt/2 लिख दिया, x स्क्वायर की जगह t लिख दिया, यहाँ पर sin p, x का वैल्यू क्या आएगा उधर में जो अंडर रूट आ गया अंडर रूट t, ठीक है। इस 1/2 का और बाहर भेज दिया, माइनस √2/π चल ही रहा है, इंटीग्रेशन में आ गई ये दोनों टर्म। अब आप लोगों ने मालूम है आइलेट क्या होता है, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और फिर एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री पहले है, फर्स्ट हो गई, ये हो गई एक्सपोनेंशियल सेकंड, ठीक है। चलो फर्स्ट सेकंड में आपने फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं, ये एज इट इज टर्म बाहर चली रही है। क्या होता है, फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस टी का क्या होगा, e की पावर माइनस टी अपॉन में जो भी यहाँ पर है मल्टीप्लाई में t के क्या है -1, वो नीचे आ गया, फिर आता है माइनस फुल इंटीग्रेशन 0 से अनंत, ठीक है। यहाँ पर अपना हो गया ना, इस पे लिमिट लगा लो, 0 से अनंत चल रही है, ठीक है। माइनस क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या होता है cos p√t, ठीक है। साइन का हो गया cos p√t, का भी तो करना होगा अभी, ठीक है। तो p√t का क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, यहाँ पर सब कुछ अलग से देख लो, d/dt, p तो कांस्टेंट है बाहर ले लूं, चलो यहीं पर कर देते हैं। अब √t का करना है, √t का मतलब क्या होगा, t की पावर 1/2, स्टूडेंट शायद आप लोगों को इसका कंफर्म देखो याद भी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, 1/2 चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब t का पावर क्या है 1/2, तो x की पावर n का क्या होता है, n आगे आ जाता है, x की पावर n-1, 1/2 आ गया, t की पावर n-1 यानी कि 1/2 -1, तो ये क्या आएगा -1/2, और मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ तो पावर प्लस हो जाएगी, यहां से हटाओ, नीचे लेकर गई तो पावर प्लस हो गई, यानी कि अंडर रूट आ गया, तो t की पावर हाफ का क्या होता है 1/2√t, ठीक है, यानी कि √t का 1/2√t, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए था आप लोगों को, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया p/2√t। फिर क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, e की पावर -t का अभी करा था ना, e का पावर -t अपॉन -1, और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ये है ना कंप्लीट का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला होता है, ये पूरे के मल्टीप्लाई में चल रहा है ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलो -1/2, स्टूडेंट्स ये चीज मैं इसीलिए आपके साथ कर रही हूँ, मैं पहले भी लिख सकती थी ताकि आप लोगों को समझ आए। अब चलिए लिमिट लगाइए, अच्छा यहाँ एक बार लिमिट समझा देते हैं, तो x को t में कन्वर्ट करा तो देखो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, क्यों, x का वैल्यू पहले क्या था 0, 0 का स्क्वायर बिल्कुल बच्चों 0 होता है, ठीक है। फिर अनंत लिखोगे, अनंत का स्क्वायर अनंत ही होता है, ये t में मतलब कोई लिमिट में चेंज नहीं आने वाला। चलो अब यहाँ पर एक बार लिमिट लगाओ, अब देखो यहाँ पर लिमिट लगाने में प्रॉब्लम होगी, मैं इसको इस तरह से कुछ सेट करूंगी, अभी रुक जाइए आप लोग, यहाँ लिमिट रुक के लगाइएगा, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रफ करके, नहीं तो यहाँ पर सब कुछ खिचड़ी पक जाने वाली है। e का पावर -t अपॉन -1, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, एज इट इज 0 से अनंत माइनस, ये देखिए। चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना चाहें तो क्या हम लोग फिर कर सकते हैं, अब cos आ रहा है, e की पावर -t आ रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इंटीग्रेशन करके देख लो, कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं अब इस t को कन्वर्ट कर रही हूँ x में ही,
तो 0 से अनंत लिमिट में तो कोई चेंज होना नहीं है, मुझे मालूम है। cos रूट टी की जगह मैं लिख सकती हूँ x, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास px। ठीक है, रूट टी की जगह मैं लिख सकती हूँ x, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, चलो अभी यहीं लिखने दो, p अपॉन 2x e का पावर माइनस टी, तो t की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है माइनस 1, और dt की जगह क्या आ जाएगा 2x dx, 2x dx। ठीक है, अब देखो 2x से 2x गया, माइनस है, इसको बाहर भेज दूं, एक बार ये नोट कर लो, मैं इसी में चेंजेस करूंगी स्टूडेंट्स, बहुत इजी चीज है, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए माइनस को मैं यहां से हटा रही हूँ, इस माइनस 1 को, माइनस 1 बाहर जाके ये हो गया प्लस। ठीक है, 2x कट गया, इसे भी हटा रही हूँ, ये 2x गया। अब एक बार ध्यान से देखेगा, अब देखो p तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो इस p को यहां से हटाओ ना, बाहर फेंको, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अब एक बार ऊपर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को, 0 से अनंत e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos px एंड dx। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये वाला टर्म किसके इक्वल आ गया, ऊपर भेज दो, i के मल्टीप्लाई में भेज दो, i मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2। ठीक है, अंडर रूट में, तो इस टर्म की जगह मैं लिख सकती हूँ, एक बार स्टूडेंट्स नोट कीजिए, उसके अंदर रफ करती हूँ, है ना, यहाँ से रफ करेंगे, ये तो उम्मीद है कर लिया होगा, मैं यहाँ से रफ करूंगी, नीचे का टर्म लिखा रहेगा, प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम लोग देखते हैं, बहुत इजी बचाया, कुछ नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, डी आई अपॉन डीपी के इक्वल चला था सब कुछ, ये एज इट इज लिखा, ये टर्म एज इट इज लिखी, प्लस पी एज इट इज लिखा, इस पूरे का वैल्यू यहां से देख पा रही हूँ, इसको उधर भेज दूं, आई के मल्टीप्लाई में आ जाएगा पाई बाय 2 अंडर रूट में। ठीक है, क्लियर है, इंटीग्रेशन सब हो गया, लिमिट का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन करा ही नहीं है। चलिए अब चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, अब अपने पास काफी स्पेस है, ब्रैकेट देखो, सबसे पहले अपर लिमिट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर t की जगह इनफाइनाइट रखोगे, तो e का पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, और इसका वैल्यू आप लोगों को पता है 0 होता है। क्यों, अरे इसको कैसे नहीं लिख सकते, अपॉन में लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और e की पावर इंफिनिटी सभी को पता है इनफाइनाइट होता है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम लोग 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो 1 एक छोटा सा नंबर है, उसमें आप इनफाइनाइट के डिवाइड कर रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है, उससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स 0.00000 पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि यही नहीं पता, तो यहाँ पता नहीं क्या आएगा, इतनी जीरो आ गई, तो हम इसको तकरीबन 0 के ही इक्वल ले लेते हैं। अरे आप लोग यदि एक में 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 डिवाइड करोगे एक में इससे, तो क्या आएगा 0.000 समथिंग आएगा, है ना, तो ये तकरीबन 0 के बराबर नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते, इतनी 0 तो वैसे ही आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा 0, अपर लिमिट अप्लाई करने पर आप लोगों के पास आ जाएगा 0, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, तो t की जगह 0 लिखा, लोअर लिमिट में t की जगह यदि 0 रखोगे तो क्या आएगा, e का पावर माइनस 0, और इसको लिख लो 1 अपॉन, नीचे लेके गए e का पावर 0, और किसी का पावर 0 वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1 1, तो यहां से आ जाएगा 1। लेकिन अगर इसको भी देखना चाहें तो t की जगह 0 लिखोगे ना, तो यहाँ क्या होगा 0 मल्टीप्लाई p 0, यहाँ आएगा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर इसके कारण फिर 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, लिमिट अप्लाई करने के बाद हटा दें इसे स्टूडेंट्स, एक बार ये लिख लीजिए, मैं इन दोनों चीज को रफ कर रही हूँ। चलिए बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को पता भी होगा वैसे, लिमिट अप्लाई कर दी, ये टर्म आ गई, फिर प्लस पी आई रूट पाई बाय 2, देखो अंडर रूट ये तो 0 हो गया, इसे तो चाहे हटाओ, कैंसिल, क्या आ गया आप लोगों के पास, p बाहर माइनस भी था ना, p बाय 2, और ये अपना i, ये किसके इक्वल चल रहा है
di/dp के। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपन सॉल्व करेंगे आराम से। अब सारा मैं रफ कर रही हूँ, इसे भी रफ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब क्लियर है ना, इसका वैल्यू क्या है, ये और ये किसके इक्वल है, आई के। तो मुझे तो बस यहाँ से आई फाउंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करके, आई निकलते ही आंसर आ जाएगा। अब मैं कंप्लीट रफ करके फिर तरीके से बताऊंगी, आप प्लीज नोट कर लीजिए, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है इतना समझाने लायक। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास यहाँ तक आ गया था di/dp इज -p/2i। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल कैसे सॉल्व करेंगे, आई को इधर भेजो, dp को इधर भेजो, -1/2 बाहर ले लिया, p के साथ dp। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो तो dx/x का क्या होता है, log x। तो सिंपल इसका होगा log i -1/2, p का क्या होगा p²/2। ठीक है, x की पावर n का क्या होता था, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ p की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो log a। अब देखो इसको इधर लिया है अपन, सिंपल सा, यहाँ पर एज इट इज चल ही रहा है, फॉर्मूला लगा दिया log का, log m - log n क्या होता है, log m/n, तो log i/a आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में चल ही रहा है, एंटी लॉग ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i/a इज इक्वल टू e का पावर में ये चल जाएगा, i बराबर क्या आ गया, a मल्टीप्लाई दिस टर्म। अब यहाँ पर देखो अपन को निकालना तो i की वैल्यू थी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने पर्टिकुलर निकालना चाहा तो a की वैल्यू पर्टिकुलर एक निकालने के लिए p की जगह 0 पुट कर दिया और कुछ भी नहीं। तो व्हेन p बराबर 0, i बराबर क्या आ जाएगा, जो अपन ने स्टार्टिंग में माना था ना i, उसको लिखा है पहले √2/π 0 से अनंत e की पावर -x² cos px था, p की जगह 0 लिख दिया, मल्टीप्लाई में x dx। अब ये क्या हो जाएगा 0, cos 0 का वैल्यू सभी को पता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया वैल्यू, ये इंटीग्रेशन में सिर्फ यही टर्म बची dx एज इट इज। ठीक है, दिस इज इक्वल टू i का वैल्यू ये तो पहले माना था, i का वैल्यू ये अब निकाल लिया, तो ये भी लिखो a मल्टीप्लाई p की जगह 0 रखा, तो कुल मिला के e की पावर क्या हो जाएगी -0। अब इसका वैल्यू क्या होता है 1। स्टूडेंट्स मैं जो भी ये वैल्यूज बता रही हूँ ना, जो भी फॉर्मूलाज बता रही हूँ, प्लीज नोट कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम में भूल मत जाइएगा। ठीक है, e का पावर इसका वैल्यू 1 आ गया अपने पास, ये डायरेक्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की पावर -x²। मैंने आप लोगों को पहले भी यूज करके बताया था, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं √π/2। सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखो √π/2। ठीक है, अब देखो √π से √π गया, 2 से √2 गया, तो नीचे कितना जाएगा √2, तो a बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, यदि मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म e की पावर -x² का एक पर्टिकुलर, है ना, क्योंकि आपने यहाँ p का वैल्यू पुट करा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिख लीजिएगा इसके बाद, हेंस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -x² क्या आ जाएगा, i के बराबर था और i की वैल्यू निकाल चुके हैं, a मल्टीप्लाई में दिस, a का वैल्यू 1/√2, e का पावर -p²/4, ये आ जाता है आप लोगों के पास आंसर। कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, बहुत कोशिश करिए, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, कहीं हमने शायद कोई स्टेप नहीं छोड़ा है, बेसिक से बेसिक स्टेप भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, जब तक के लिए प्रैक्टिस करिए सभी क्वेश्चन की जरूर। बाय बाय।